प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके सामने राजनीतिक भूगोल के एक महत्वपूर्ण विषय, राजनीतिक भूगोल के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत, अक्षेत्रीय एक रूपता के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, जिसको हम यूनिफाइड फील्ड थ्योरी भी कहते हैं। राजनीतिक भूगोल में अक्षेत्र एक रूपता के सिद्धांत का प्रतिपादन स्टेफन बी जोन्स द्वारा किया गया था, जिसका प्रकाशन 1954 में अमेरिकन भूगोल वेता परिषद की पत्रिका में हुआ था। यह राजनीतिक भूगोल में एक नवीन सिद्धांत है, इसलिए इसका समुचित अध्ययन आवश्यक है। जोन्स इस सिद्धांत का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भी इस सिद्धांत का नामकरण जैसे यूनिफाइड फील्ड थ्योरी है, जिसका हिंदी रूपांतरण अक्षेत्र एक रूपता है, भौतिक विशेषता के आधार पर नहीं किया गया है। इसका अर्थ ये नहीं है कि भी भौतिक रूप से जो अक्षेत्र हैं, स्थित अक्षेत्र हैं, उनकी एक रूपता को नहीं दर्शाता। ये भौगोलिक एक रूपता को नहीं दर्शाता, जबकि ये विचारों की एक रूपता को दर्शाता है। और वो विचार किसके हैं? वो विचारों की एक रूपता कहाँ से आई? वो तीन भूगोलवेता हैं, डेरवेंट विटलजी, रिचर्ड हार्टसोन और जीन गाटमैन। इन तीन विद्वानों के विचारों को मिलाकर एक रूप करके, उनको इंटीग्रेट करके, एक रूपता का मतलब होता है इंटीग्रेशन, उनको एक करके ये सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। इसलिए इसका नाम यूनिफाइड फील्ड थ्योरी दिया गया है। अक्षेत्रीय एक रूपता का सिद्धांत कहा गया है इसको। राजनीतिक भूगोल के अध्ययन के लिए, जैसे हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, कि बहुत सारी जो उपागम हैं, बहुत सारे जो दृष्टिकोण हैं वो हैं, और उनमें ऐतिहासिक उपागम की जो उपयोगिता है वो हार्टसोन, जोन्स और विटलजे ने स्वीकार की है। इसका प्रमुख उद्देश्य जो है, यानी इसके माध्यम से, ऐतिहासिक उपागम के माध्यम से भूतकालिक घटनाओं का अध्ययन करके न केवल किसी भी राज्य की प्राचीन परिस्थितियों से अवगत होते हैं, बल्कि उस राज्य की वर्तमान समस्याओं के समाधान का भी मार्ग प्रशस्त होता है। वर्तमान राज्य की अनेक समस्याओं को अगर हम ऐतिहासिक विवेचना से समझेंगे तो निश्चित रूप से वो समझ में आएंगी और उन समस्याओं का समाधान भी निकलेगा। जैसे इस का उदाहरण आप दे सकते हैं कि भारत राज्य की जो कश्मीर समस्या है, उस कश्मीर समस्या को अगर हमने जानना है तो निश्चित रूप से उस समय की जो परिस्थितियाँ थी, उस समय का जो इतिहास था, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। उसको अगर जाने बिना इस समस्या का समाधान नहीं निकाला जा सकता। इसी तरह से कार्यात्मक उपागम में रिचर्ड हार्टसोन किसी भी अक्षेत्र को राजनीतिक इकाई के रूप में कार्यशील बने रहने और विभिन्न अक्षेत्रीय इकाइयों के बीच पारस्परिक कार्यात्मक संबंधों के अध्ययन पर विशेष बल देते हैं। इन दो उपागमों का मैं इसलिए जिक्र करना चाहता हूं क्योंकि कार्यात्मक उपागम में राज्य के कार्यों के बारे में रिचर्ड हार्टसोन द्वारा बताया गया, और ऐतिहासिक उपागम में हार्टसोन, जोन्स और विटलजे ने भूतकालिक घटनाओं के संदर्भ में राजनीतिक भूगोल के अध्ययन पर जोर दिया। इन दो विचारकों और जीन गॉटमैन के जो गतिशीलता का विचार है, उन तीनों विचारों को मिलाकर 1954 में स्टीफन बी जोन्स द्वारा एक संयुक्त विचारधारा से अक्षेत्रीय एकरूपता के सिद्धांत का विकास किया गया। उसी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। उपयुक्त जो भूगोलवेता हैं, तीन भूगोलवेता हैं, उन तीन भूगोलवेताओं से लेकर जोन्स ने अक्षेत्रीय एक रूपता के सिद्धांत की व्याख्या विचार अक्षेत्र श्रृंखला, आइडिया एरिया चेन के रूप में प्रस्तुत किया। इस श्रृंखला में विचार और राज्य दो सिरे हैं, यानी एक श्रृंखला है, एक चेन है ये, और इस चेन के एक तरफ विचार है और दूसरी तरफ राज्य है। कहने का अर्थ ये है
कि भी राज्य का जो जन्म है, राजनीतिक भूगोल में राज्य एक मुख्य विषय वस्तु है। राज्य को हम विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। तो राजनीतिक भूगोल में राज्य को का विचार पहले राज्य का विचार आता है, और वो धीरे धीरे वही विचार एक जन समूह में जाकर वही विचार राज्य के रूप में फलीभूत होता है। ये कहना है प्रोफेसर जोन्स का। राज्य के अस्तित्व में आने से पहले उसकी उत्पत्ति और विकास की प्रक्रिया और बाद की संपूर्ण विशेषताओं का अध्ययन किया जाना चाहिए। जोन्स के अनुसार गोटमैन द्वारा प्रतिपादित गतिशीलता को मिलाकर 3 और तत्व हैं। 2 तत्व तो पॉलिटिकल आइडिया और पॉलिटिकल एरिया, यानी विचार और राज्य। 2 तत्व तो बताए जोन्स ने, और 3 तत्व इसके अंदर और जुड़ गए। गोटमैन द्वारा प्रतिपादित जो गतिशीलता है, वो गतिशीलता के जो 3 तत्व हैं, वो गतिशीलता किस वजह से आएगी? वो आएगी डिसीजन से, मूवमेंट से और फील्ड से। गतिशीलता के लिए तीनों तत्व जरूरी हैं, यानी जैसे श्रृंखला में दिखाए गए हैं। पॉलिटिकल आइडिया, एक सिरे पर पॉलिटिकल आइडिया है और एक सिरे पर पॉलिटिकल एरिया है। ये जो 2 तत्व हैं ये प्रोफेसर जोन्स द्वारा बताए गए, और 3 तत्व इसमें डिसीजन, मूवमेंट और फील्ड जो हैं गतिशीलता के तत्व हैं। ये गतिशीलता के तत्व गाटमैन द्वारा प्रतिपादित जो तत्व हैं वो उनको शामिल किया गया। इस प्रकार से ये 5 तत्वों की एक श्रृंखला है। पॉलिटिकल आइडिया, डिसीजन, मूवमेंट, पॉलिटिकल एरिया। पॉलिटिकल आइडिया राजनीतिक विचार, निर्णय, गतिशीलता, अक्षेत्र, और पॉलिटिकल एरिया राजनीतिक अक्षेत्र यानी राज्य। ये आपस में जुड़ के राज्य के स्वरूप का निर्माण करेंगे। इनको हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। सर्वप्रथम राज्य के, जैसे इन्होंने बताया कि सबसे पहले पॉलिटिकल आइडिया आएगा। वो पॉलिटिकल आइडिया किसी भी मानव के मस्तिष्क में आएगा, किसी भी राजनेता के मस्तिष्क में आ सकता है, या किसी सामान्य व्यक्ति के मस्तिष्क में आ सकता है। उस विचार को लोगों का समर्थन प्राप्त होगा, काफ़ी लोग उसका समर्थन करेंगे, तो निश्चित रूप से क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। यह गति गाटमैन द्वारा प्रतिपादित परिवहन ही है। जो क्रियाशीलता इसके अंदर आएगी गति की वजह से, लोगों के अंदर जो विचार जाएगा जिसमें गति होगी, वो गति परिवहन का नाम दिया है गोटमैन ने इसको। इसके बाद कुछ निर्णय लिए जाएंगे। उस विचार को फलीभूत करने के लिए निर्णय लिए जाएंगे। उन निर्णयों में वो जो निर्णय हैं वो निर्णय गति में वृद्धि करेंगे, कुछ रोकें भी गए और कुछ दिशा भी दिग्भ्रमित भी कर सकते हैं। गति के लिए क्योंकि अक्षेत्र जरूरी है, गति विभिन्न दिशाओं में होगी, और विभिन्न दिशाओं में होगी तो निश्चित रूप से किसी अक्षेत्र में ही होगी। अक्षेत्र शब्द का प्रयोग समय और स्थान के संदर्भ में किया गया है। जैसे विटल जी ने कहा है कि इसका समय विस्तार और अक्षेत्र विस्तार होता है। यही अक्षेत्र अंत में जाकर राजनीतिक अक्षेत्र या अन्य राज्य के रूप में नजर आता है। इस सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर जोन्स ने उदाहरण दिया। उदाहरण किस चीज़ का दिया? उदाहरण दिया उसने इजराइल राज्य की स्थापना का, कि इजराइल राज्य की स्थापना कैसे हुई। सबसे पहले यहूदी धर्म का विचार आया, या यहूदी राज्य स्थापित करने का विचार आया। उसके बाद वेलफोर जो घोषणा पत्र है उसका निर्णय लिया गया। उसके बाद मूवमेंट, स्थानांतरण हुई यहूदी लोगों की इजराइल की तरफ, यानी फिलिस्तीन जो क्षेत्र है उसकी तरफ स्थानांतरण और अन्य गतिशीलता हुई। उसके बाद शासन और अन्य राजनीतिक क्रियाओं के स्थल के रूप में इजराइल राज्य का जन्म हुआ। यद्यपि इस तेज गति से राज्य निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, इतिहास को साधारण रूप में व्यक्त करना है। इसको अगर हम जैसे वेलफेयर घोषणा पत्र है, कई विद्यार्थियों को ये मतलब समझ में नहीं आया होगा कि वेलफेयर घोषणा पत्र क्या था। इसके लिए मैंने विस्तृत रूप से वेलफेयर घोषणा पत्र के बारे में एक चर्चा की है इस अपनी स्लाइड में। तो वेलफेयर घोषणा पत्र क्या था? 1917 में ब्रिटेन द्वारा यहूदी आंदोलन के समर्थन में एक सार्वजनिक प्रतिज्ञा के रूप में वेलफेयर घोषणा की गई थी। यहूदी आंदोलन कर रहे थे क्योंकि यहूदियों को लगभग दुनिया के सभी देशों में
उनके खिलाफ प्रताड़ना जो है वो, या तरह तरह के भेदभाव का शिकार, नस्लवाद का शिकार वो हो रहे थे। तो ब्रिटेन द्वारा यहूदी जो आंदोलन है उसके समर्थन में एक सार्वजनिक रूप से वेलफेयर घोषणा की गई। इस घोषणा का जो मुख्य उद्देश्य था वो यहूदियों के लिए राष्ट्रीय निवास स्थान की स्थापना करने हेतु परिस्थितियों का निर्माण करना था। इसके कारण 1922 से 35 के मध्य ब्रिटेन द्वारा यहूदियों को फिलिस्तीन में प्रव्रजन की सुविधा, फिलिस्तीन का जो क्षेत्र है उसमें जाने की सुविधा देने से इस क्षेत्र की जो यहूदी जनसंख्या है लगभग 10% से बढ़कर कुल जनसंख्या की 27% होगी। यानी अचानक यहूदियों की जनसंख्या में इस क्षेत्र में यहूदी इस क्षेत्र की तरफ बढ़ने लगे, यहूदियों की जनसंख्या बढ़ने लगी। इससे तनाव उत्पन्न हुआ। फिलिस्तीन, अरब और यूरोपीय जो यहूदी हैं उनके मध्य हिंसा को बढ़ावा मिला। इसके अतिरिक्त फिलिस्तीन को यहूदियों और अरबों के लिए 2 राज्यों में विभाजित किए जाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के बाद के घटनाक्रम में फिलिस्तीन के लगभग 7,50,000 से अधिक अरबों को बलपूर्वक इजराइल का जो निवास क्षेत्र था, वो इजराइल के आसपास का निवास क्षेत्र था, उससे बलपूर्वक निष्कासित कर दिया गया। अरबों ने फिलिस्तीन के विभाजन और 1948 में इजराइल राज्य की उद्घोषणा को अस्वीकृत कर दिया। इसके कारण इजराइल, इराक, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, सऊदी अरब, यमन और मिस्र की सेनाओं के बीच अनेक अक्षेत्रीय युद्ध हुए। तो वेलफेयर घोषणा जो थी, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में दिखाया कि वेलफेयर घोषणा ने संयुक्त राज्य की जो संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव ने या ग्रेट ब्रिटेन के वेलफेयर घोषणा पत्र ने इजराइल राज्य को जन्म दिया। यानी एक विचार था, वो विचार एक निर्णय के रूप में बदला, उसके बाद गतिशीलता उसमें आई और उसके बाद अन्य राजनीतिक गतिविधियों की वजह से, राजनीतिक क्रियाओं की वजह से इजराइल एक राज्य के रूप में स्थापित हो चुका। ये सिद्धांत, अपने सिद्धांत को प्रोफेसर जॉन ने समझाने की कोशिश की है। आगे हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि राजनीतिक विचार क्या होता है। राजनीतिक विचार, जैसे हमने पहले भी बताया कि भी किसी भी मानव के या किसी भी एक सामान्य व्यक्ति के या किसी राजनेता के या किसी देश के क्षेत्र के किसी व्यक्ति के मन में, दिमाग में, मस्तिष्क में एक विचार उत्पन्न होता है। पहले राज्य संबंधी विचार का जन्म होता है। वो जन्म जो विचार है एक मानव समूह से, यानी एक व्यक्ति से मानव समूह की तरफ और एक मानव समूह से अन्य मानव समूह में उसका प्रचार प्रसार होता है। राज्य से पहले, इसका कहने का अर्थ यह है कि राज्य के बनने से पहले राज्य के विचार की अवधारणा का जन्म होता है। दूसरा जो कड़ी का, जो श्रृंखला का दूसरा पद है या दूसरा क्रम जो है, दूसरे क्रम पर जो आता है वो है निर्णय। विचार के बाद लोगों के समर्थन से क्रिया का प्रारंभ हो जाता है। मूर्त रूप देने के लिए राजनीतिक, सैनिक और कूटनीतिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। राज्य संबंधी विचारधारा को वास्तविक रूप देने के लिए राजनीतिक निर्णय लिया जाता है। ये निर्णय जो है वो सेकंड स्टेप है। उसके बाद तीसरा जो स्टेप है गति, उस निर्णय को गति दी जाती है, यानी उस विचार को, राज्य के विचार को गति दी जाती है। गोटमैन द्वारा प्रतिपादित परिवहन से तात्पर्य भी गति से ही है। निर्णय का गति द्वारा प्रचार प्रसार होना आवश्यक है। निर्णय का एक समूह से दूसरे समूह तक पहुंचाया जाता है। संचार के साधनों का बहुत बड़ा योगदान इसमें होता है। जितनी दूर तक इस विचार का प्रसार होगा, निश्चित रूप से उतने क्षेत्र में राजनीतिक जो विचारधारा है वो राजनीतिक विचारधारा का विकास होगा। इस संदर्भ में जैसे आप जो अगली जो कड़ी है, अगली कड़ी में क्षेत्र के रूप में आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि गति जब होगी तो निश्चित रूप से गति के लिए क्षेत्र होना जरूरी है। विभिन्न दिशाओं में वो विचार फैलेगा तो वो विचार कहाँ जाएगा, वो विचार फैल के न विभिन्न क्षेत्रों में जाएगा। मानव का जो राजनीतिक व्यवहार, जैसे जोन्स ने बताया कि मानव का जो राजनीतिक व्यवहार है या मानव की जो राजनीतिक विचारधारा है वो किसी एक क्षेत्र में सीमित नहीं रहती, इसलिए वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गति करती है। जोन्स कहते हैं कि गति और क्षेत्र का
समान होना आवश्यक नहीं है। अक्षेत्र का समय और स्थान के संदर्भ में अस्तित्व रहता है। राज्य विकास प्रक्रिया में गति, समय और स्थान के संदर्भ में ही किसी अक्षेत्र से संबंधित होकर जहां निर्णय स्वभाव रूप से पहुंचकर उस अक्षेत्र से संबंधित हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो राज्य की विकास प्रक्रिया के दौरान किसी भी विचार की गति, किसी भी विचार को जब गति मिलती है तो निश्चित रूप से वो विचार जिस जिस अक्षेत्र में पहुंचेगा उस अक्षेत्र में पहुंचकर वो उस अक्षेत्र से संबंधित हो जाता है। यानी उस अक्षेत्र के लोग भी, विभिन्न क्षेत्रों के लोग भी जहाँ जहाँ वो विचार जिन 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 विभिन्न क्षेत्रों में ये विचार पहुंचता है, निश्चित रूप से वो उस क्षेत्र के लोग, उन क्षेत्रों के लोग उस विचार को अपना लेते हैं और इस वजह से वो विचार उस क्षेत्र से संबंधित हो जाता है। यानी उस क्षेत्र में उस विचारधारा को मानने वाले काफ़ी लोग जब भी बढ़ जाते हैं तो निश्चित रूप से वो एक राजनीतिक क्षेत्र के रूप में स्थापित हो जाता है। राज्य की विकास की विचारधारा का जो अंत में क्षेत्रीय रूप में अस्तित्व स्थापित हो जाता है और धीरे धीरे वो जो क्षेत्र हैं वो राज्य के रूप में परिवर्तित हो जाता है। एक राजनीतिक विचार से एक धरातलीय क्षेत्र एक संगठित इकाई के रूप में परिणित हो जाता है। तो इस तरह आपने देखा कि किस प्रकार से एक धरातलीय क्षेत्र एक राजनीतिक विचार से, निर्णय से, गति से, क्षेत्र के माध्यम से वो राज्य के रूप में परिवर्तित होता है। यही जो विचारधारा है, यही इसी विचारधारा को, इसी सिद्धांत को मतलब समझाना चाहते हैं प्रोफेसर जोन्स। अक्षेत्रीय एकरूपता के सिद्धांत को और अच्छी तरह से समझने के लिए एक उदाहरण के माध्यम से हम समझाने की कोशिश करेंगे कि बांग्लादेश का उद्भव कैसे हुआ। अक्षेत्रीय एकरूपता के सिद्धांत के उदाहरण स्वरूप जोन्स ने इजराइल राज्य के उद्भव को स्पष्ट किया। जैसे हमने देखा, इसी सिद्धांत के संदर्भ में बांग्लादेश का एक नवीन राज्य के रूप में उद्भव को हरिमोहन सक्सेना ने विस्तार पूर्वक स्पष्ट किया है। इसका संक्षिप्त जो विवरण है वो इस प्रकार से है। जैसे राजनीतिक विचार क्या आया बांग्लादेश के बनने के लिए, राजनीतिक विचार ये आया कि बांग्लादेश के उद्भव में राजनीतिक विचार जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। इसका प्रादुर्भाव ब्रिटिश कूटनीति से ही होगा था। ब्रिटिश जब गवर्नमेंट ने भारत को आज़ाद किया तो पाकिस्तान को पूर्वी और पश्चिम भागों के रूप में अस्तित्व में लाएगा, जो व्यवहारिक था। व्यवहारिक इसलिए नहीं था वो क्योंकि दोनों देश, पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान जो आजकल जिसको हम बांग्लादेश कहते हैं, और पश्चिमी पाकिस्तान जो मूल रूप में पाकिस्तान है, वो दोनों जो राज्य हैं वो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र थे और मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र पाकिस्तान को दिया गया, हिंदू बहुल्य क्षेत्र हिंदुस्तान को दिया गया या भारत को दिया गया। लेकिन दोनों क्षेत्रों, पाकिस्तान के दोनों क्षेत्रों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस था, जिसकी वजह से व्यवहारिक रूप से दोनों जो क्षेत्र हैं उन दोनों क्षेत्रों को प्रशासित करने में, दोनों क्षेत्रों को चलाने में पाकिस्तान को निश्चित रूप से बहुत बड़ी कठिनाई आने वाली थी और वो आई भी। हालांकि दोनों धर्मों में, दोनों भागों में धर्म की एकता थी, लेकिन यह अभौगोलिक था। यानी जो अभौगोलिक कहने का अर्थ ये कि भौगोलिक दूरी जो है इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा थी। इस वजह से काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा और अंत में बांग्लादेश एक नए राज्य के रूप में, नए देश के रूप में स्थापित हो पाया। पृथक बांग्लादेश के राज्य विचार के लिए 3 तत्व उत्तरदायी थे। यानी क्या कठिनाई थी? पहली जो कठिनाई थी, पहले जो कारक इसके लिए जिम्मेदार थे वो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारक उत्तरदायी थे। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के 24 वर्षों का जो इतिहास, दोनों भागों में संघर्ष का इतिहास रहा। बंगाली मुसलमानों को सदैव दबाया जाता रहा, उनका शोषण किया जाता रहा पाकिस्तानी सरकार द्वारा। पश्चिमी पाकिस्तान सदैव से ही प्रशासन का आधार और केंद्र रहा, क्योंकि जो पाकिस्तान की राजधानी थी इस्लामाबाद, या मूल जो सरकार थी, केंद्रीय जो सरकार थी
वो पश्चिमी पाकिस्तान में स्थापित थी। प्रशासनिक सेवा और सैन्य सेना आदि में भी पश्चिम जो पाकिस्तान है उसको ही ज़्यादा अहमियत दी गई। धर्म यद्यपि दोनों भागों में समान था, लेकिन किंतु भाषा में भिन्नता थी, जबकि उर्दू को राज्य भाषा बनाया गया था। बंगाली जो भाषा है, बंगाली भाषा के लिए बांग्लादेश के लोगों को, या आप ये कहो कि पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को उसके लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। यानी उर्दू को भाषा के रूप में बंगाली लोगों पर थोपने की कोशिश की गई, इससे भी वो हतोत्साहित हुए। दूसरा जो तत्व जिम्मेदार था वो प्राकृतिक तत्व था। भौगोलिक और प्राकृतिक तत्व भी पृथक बांग्लादेश राज्य विचार के लिए उत्तरदायी रहे। राज्य की स्थिति और आकार की इसमें प्रमुख भूमिका रही। यह एक विभक्त राज्य है, फ्रेगमेंटेड स्टेट था, यानी एक भाग कहीं था, दूसरा भाग कहीं था। दोनों भागों के मध्य लगभग 1500 किलोमीटर का भारतीय क्षेत्र था। दोनों भागों की जलवायु, धरातल, मिट्टी में भिन्नता थी। राज्य की राजधानी भी पश्चिमी जो क्षेत्र है, पश्चिमी जो पाकिस्तान, उसमें स्थित थी। तीसरा जो महत्वपूर्ण तत्व है, जो जिम्मेदार रहा इस विचार के लिए, बांग्लादेश राज्य के विचार के लिए, वो आर्थिक तत्व। पूर्वी और पश्चिमी जो पाकिस्तान की आर्थिक भिन्नता तथा पश्चिम का पूर्व के प्रति सौतेला व्यवहार करना, सदैव उसका शोषण करना, बांग्लादेश पृथक राज्य के विचार के लिए उत्तरदायी बना। योजना में अधिकांश विकास कार्य पश्चिम में किए गए, जबकि आय की उपलब्धि पूर्वी पाकिस्तान से होती थी। यानी आय के जो साधन थे वो पूर्वी पाकिस्तान में ज़्यादा आय के साधन, या आप या कहें कि उस समय क्योंकि कृषि एक बहुत बड़ा व्यवसाय था, तो जितनी कृषि के साधन या जितनी कृषि उत्पादन की जो उपलब्धता है वो पूर्वी पाकिस्तान में थी, पश्चिमी पाकिस्तान में उतनी नहीं थी। कहने का अर्थ ये है कि भी आय जो है वो पूर्वी पाकिस्तान से होती थी, जबकि पूर्वी पाकिस्तान को उस आय का हिस्सा नहीं दिया जाता था, उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता था। इस वजह से बांग्लादेश पृथक राज्य के विचार को प्रेरणा मिली। उसके बाद एक निर्णय लिया गया। सिद्धांत के दूसरे चरण में अलग राज्य का निर्णय बांग्लादेश के संदर्भ में अवामी लीग, जो उस समय की प्रमुख पार्टी थी, का 6 सूत्रीय कार्यक्रम पाकिस्तान की सरकार के सामने अवामी लीग द्वारा पेश किया गया, एक निर्णय किया गया। वो जो निर्णय है वो निर्णय पाकिस्तानी जो सरकार है उसके सामने 6 सूत्रीय कार्यक्रम पेश किया गया। वो इस प्रकार से थे, वो जो 6 सूत्र थे वो इस प्रकार से थे। पाकिस्तान का संविधान संघीय होना चाहिए। विधान परिषद का जो चुनाव है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। संघीय विषय केवल सुरक्षा और विदेश नीति तक सीमित होने चाहिए। यानी जो पाकिस्तान की केंद्रीय सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा और विदेश नीति से संबंधित कानून बनाए। बाकी सभी कानून बांग्लादेश, जो आज वर्तमान में बांग्लादेश है, पूर्वी पाकिस्तान है, उस पूर्वी पाकिस्तान को सौंप दिए जाएं। दोनों भागों के लिए अलग अलग मुद्रा होनी चाहिए, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आसानी से बदला जा सके। टैक्स लगाने और राजस्व एकत्रीकरण का अधिकार राज्यों का होना चाहिए। यानी टैक्स लगाना और रेवेन्यू इकट्ठा करना, राजस्व इकट्ठा करना का जो अधिकार है वो पूर्वी पाकिस्तान को दिया जाना चाहिए। कहने का अर्थ ये है पूर्वी और पश्चिम के लिए पृथक विदेशी मुद्रा वितरण होना चाहिए और दोनों भागों में समानता के आधार पर वितरण होना चाहिए। क्षेत्र की उपलब्धता, लोगों की जनसंख्या के आधार पर आय का वितरण होना चाहिए। छठा जो तत्व था, छठा जो सूत्र था वो ये था, सुरक्षा में पूर्वी पाकिस्तान को आत्मनिर्भरता प्रदान करने के लिए रक्षा उत्पादन कारखाना और नौसेना का केंद्र जो है, नौसेना के जो केंद्र हैं वो पूर्वी पाकिस्तान में होना चाहिए। यानी सारी सेना जो थी वो पश्चिमी पाकिस्तान में थी। कोई भी हथियार बनाने का जो कारखाना है वो पूर्वी पाकिस्तान में नहीं था। तो ये भी एक डिमांड रखी गई और उपरोक्त सूत्रों के आधार पर दिसंबर 1970 में जब अवामी लीग ने चुनाव लड़ा तो उसे भारी बहुमत मिला, जो अंत में बांग्लादेश के उद्भव का कारण बना। यानी एक निर्णय को हवा मिली, उस निर्णय को समर्थन मिला और उस निर्णय को गति मिली। गति
निर्णय के क्रियाकरण, जैसे हमने पहले भी बात की कि निर्णय के क्रियान्वयन के लिए गतिशीलता आवश्यक है। बांग्लादेश में यह गतिशीलता सेनाओं का स्थानांतरण, आक्रमण, जैसे सेना जो पूर्व पश्चिम पाकिस्तान की सेना थी वो पहुंचा दी गई, नागरिक जनसंख्या का शरणार्थी के रूप में भारत में आना और पुनः स्वतंत्र बनने पर वापस जाना, ये गतिशीलता है। मानव की गतिशीलता, मनुष्य की गतिशीलता है। वो मनुष्य की गतिशीलता के साथ साथ उनके विचारों की भी गतिशीलता हुई। मुक्त वाहिनी सेना द्वारा भारत की जो सेना थी वो मुक्त वाहिनी सेना बनी और भारत की सेना के सम्मिलित प्रयासों से 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण किया और उसके बाद बांग्लादेश एक अलग राज्य के रूप में स्थापित हुआ। इसी तरह अक्षेत्र, जैसे अक्षेत्र की बात की थी हमने चौथे स्टेप की, सेना और नागरिकों की गतिशीलता और विचारों ने एक अक्षेत्र विकसित किया। एक अक्षेत्र डिसाइड कर दिया कि जिस अक्षेत्र में मतलब लोग पूर्वी पाकिस्तान के लोग रहते थे वो सारी जो क्रियाएं हैं वो पूर्वी पाकिस्तान में संपन्न हुई। आक्रमण हुआ, युद्ध हुआ। इसी प्रकार विचार जो क्षेत्र का विकास जो है वो रेडियो और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से विकसित हुआ और फलस्वरूप बांग्लादेश को कर्मिक मान्यता प्राप्त हुई। संपूर्ण विश्व इसका साक्षी है। राजनीतिक अक्षेत्र अंतिम जो कदम है, सिद्धांत के अंतिम चरण में बांग्लादेश का एक नवीन राज्य के रूप में उद्भव हुआ, जिसका क्षेत्रीय विस्तार कुछ इस प्रकार से है। 14,28,000, आप इसको कहें कि 1,42,87,994 वर्ग किलोमीटर, ये क्षेत्र इसका क्षेत्रीय विस्तार है और जो आज एक राज्य के रूप में स्थापित है। तो इस सिद्धांत की व्याख्या के लिए ये उदाहरण बहुत ज़्यादा मतलब आवश्यक है और इस उदाहरण से आप अच्छी तरह से इस सिद्धांत को समझ भी गए होंगे। इसके लिए संक्षेप में कहा जा सकता है कि एन एप्लीकेशन ऑफ यूनाइटेड फील्ड टू एक्सप्लेन द एमरजेंस ऑफ बांग्लादेश इन ब्रीफ इज फेयरली सिंपल। यानी यूनाइटेड फील्ड की जो एकीकृत का जो सिद्धांत है, जो एक यूनाइटेड फील्ड की जो थ्योरी है, उसकी एप्लीकेशन को आप बांग्लादेश के एमरजेंस के लिए, बांग्लादेश की उत्पत्ति के लिए प्रयोग कर सकते हैं। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ईस्ट विंग क्रिएटेड आइडिया, जो पूर्वी पाकिस्तान था उस पूर्वी पाकिस्तान के शोषण ने आइडिया दिया। उसके बाद चार्टर ऑफ ऑटोनॉमी एज डिसीजन निर्णय लिया गया, निर्णय को गति मिली और उसके बाद टेरिटरी ऑफ ईस्ट जो अक्षेत्र है, पूर्वी पाकिस्तान का जो एक अक्षेत्र है, वो सभी प्रकार की गतिविधियों का केंद्र बना और उसके बाद लड़ाई हुई, युद्ध हुआ और उस युद्ध ने स्टेट ऑफ बांग्लादेश को जन्म दिया। बांग्लादेश राज्य के रूप में स्थापित हुआ। इसकी क्या उपयोगिता है? उपयोगिता मतलब जैसे ये बताया गया कि भी किस प्रकार से एक राज्य का निर्माण होता है और उस राज्य, हालांकि राजनीतिक भूगोल को इन 5 जो सरल क्रम, 5 जो स्टेप हैं, इनके रूप में 5 राजनीतिक भूगोल को 5 सरल क्रम में विभक्त नहीं करता, अपितु इसके लिए अत्यधिक ऐतिहासिक, राजनीतिक और भौगोलिक सूचनाओं का होना आवश्यक है, जिसके आधार पर राजनीतिक भूगोल का अध्ययन किया जा सके। प्रोफेसर जोन्स ने अपने सिद्धांत को और स्पष्ट करते हुए लिखा कि राष्ट्रीय शक्ति, सीमा, राजधानी आदि का अध्ययन भी इस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। यानी सिर्फ इन 5 स्टेप को ही हम यूं मत मान लें कि भी इनसे राजनीतिक भूगोल कंप्लीट हो जाएगा। प्रोफेसर जोन्स कहते हैं कि राष्ट्रीय शक्ति, सीमा और राजधानी का अध्ययन भी इस सिद्धांत के अंतर्गत ही आता है। राष्ट्र की विचारधारा के पीछे भी गतिशीलता आवश्यक होती है। जैसे जिस गति की बात की, उसके वो एक राष्ट्र संबंधी विचारधारा के लिए भी जरूरी है। अतः राष्ट्र शक्ति का विश्लेषण भी इस सिद्धांत के द्वारा संभव है। इसी तरह सीमा रेखा भी गति के कारण ही संभव है। विचार जहाँ तक पहुँचते हैं निश्चित रूप से वहाँ तक
ये उस अक्षेत्र की, उस राज्य की सीमा बन जाती हैं। और कभी कभी सीमांत क्षेत्र में स्थित जो अक्षेत्र हैं वो अंतस्थ राज्य या राजनीतिक इकाई के रूप में विचार है कि राजनीतिक भूगोल के उद्देश्यों और विधियों में व्याप्त विविधता को समाप्त करके उनको एकता के सूत्र में बांधने का कार्य ये सिद्धांत करेगा। यह संरचना, कार्य और प्रदेश प्रक्रिया को संयुक्त करने में सहायक होगा। इसके अतिरिक्त यह राजनीतिक भूगोल और राजनीतिक शास्त्र में भी एकता स्थापित करने में समर्थ होगा। इसकी सहायता से भूगोलवेत्ता नवीन प्रकार के मानचित्रों का निर्माण कर सकेंगे। यही नहीं, अपितु इसके आधार पर सामरिक और अन्य राजनीतिक विचार करने में भी सहायता मिलेगी। अंत में जोन्स के ही शब्दों में, यदि यह सिद्धांत गहन अंधकार में तनिक भी रोशनी दे सका, यानी वो उनका कहने का अर्थ है कि जिस प्रकार से मतलब राजनीतिक भूगोल की जब शुरुआत हुई थी, राजनीतिक भूगोल के शुरुआत में जैसे 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 हम राजनीतिक भूगोल का विषय क्षेत्र बढ़ता गया, राजनीतिक भूगोल का विचार जो है, राजनीतिक भूगोल में विचारों को गति मिलती गई, तो जोन्स कहते हैं कि अगर गहन अंधकार में अगर थोड़ी सी भी ये रोशनी दे पाया तो मेरा ये सिद्धांत, मैं अपने आप को ये समझूंगा कि मेरा ये सिद्धांत सफल हुआ है। इसके अतिरिक्त इस सिद्धांत में गत्यात्मकता दिखाई देती है, क्योंकि गति इसमें एक महत्वपूर्ण स्टेप के रूप में है। इसके अतिरिक्त इस सिद्धांत के माध्यम से असंगठित क्षेत्रों का भी अध्ययन किया जा सकता है। राजनीतिक भूगोल और राजनीतिक सिद्धांतों को एकीकृत करने में भी ये सहायक सिद्ध होगा। राज्य की आकारिका या संरचना, कार्य क्षेत्र और राज्य की विकास प्रक्रिया के बीच सामंजस्य करने में ये सहायक सिद्ध होगा, जैसी हमने अभी चर्चा की है। तो ये था आपका अक्षेत्रीय एक रूपता का सिद्धांत, यूनिफाइड फील्ड थ्योरी, जो प्रोफेसर जोन्स द्वारा प्रस्तुत की गई। आपने बहुत ही तन्मयता से मेरे विचार सुने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।